हेलो 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 एवरीवन। आपका पेपर है 21 को। 21 तक हमारे पास अभी एक टाइम है। अभी कंफ्यूज हो रहे होगे कि एनसीईआरटी वापस पैसे पढ़ो, अभी टाइम इतना बचा नहीं है, हम कैसे एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी कवर करने के लिए सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। जितने भी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जितना भी कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी पूरा क्लियर करने वाला हूँ 21 जून के पहले। 21 जून को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें 11th बायोलॉजी हो चाहे 12th बायोलॉजी का पूरा डिफिकल्टी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं एक एक करके एक एक लाइन के जितनी भी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ट्राई करेंगे कि आपके 21 जून के पहले मैं कवर कर चुकूं। बस आपको एक ही काम करना है, आपको वीडियोस चला देने हैं। वीडियोस चला के आप सुनते रहें या देखते रहें या बस अकेला बैठ के आप पूरा कवर करना। सर पढ़ तो लिया है पूरा, बट एक लास्ट रिवीजन चाहिए हमें। तो लास्ट रिवीजन के लिए आ गया है आपका वन लाइनर्स, जिसमें हम क्या करेंगे, एक एक लाइन में सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ओके, ये हर चैप्टर में ट्राई करूंगा ज्यादा लेंथी ना हो। एक एक घंटे में मैं ट्राई करूंगा सारे चैप्टर्स एक एक घंटे के ही हो। एक घंटे में मैं पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूं। बस एक घंटा लगेगा, एक घंटे में आपका पूरा एनसीईआरटी का एक चैप्टर हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करूंगा मैं कहां से ही, 11th के फर्स्ट चैप्टर से लेकर 12th के जितने भी हैं ट्राई करेंगे कि पहले हम ये 19 चैप्टर जो हमारे 11th के हैं वो कवर करें। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा क्या, आपके 12th के जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं लास्ट में आपको एनसीईआरटी के जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करूंगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। यहाँ कुछ मैं ट्राई करूंगा कि करा सकूं, और जितने नहीं भी हो पाएंगे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें वन लाइनर्स और इसका आंसर की दोनों आपके पास रहेगा। एक एक बार बस हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, और कंप्लीट इसी तरीके से हमारा पूरा लेक्चर चलता रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्या, हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम आप जानते हैं क्या, लिविंग थिंग्स। और जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग वर्ल्ड है वो या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें हम फर्स्ट लाइन जो आती है वो हम देखा है कि फर्स्ट लाइन कहां से शुरू करते हैं हम। फर्स्ट लाइन अगर स्टार्ट करें तो वहां मिलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। उनमें से बेसिक कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूनिक। याद रखना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप में एक यूनिक होते हैं, बिकॉज दे शेयर अ सर्टेन बेसिक फीचर्स। उनके कुछ सर्टेन बेसिक फीचर्स होते हैं। कौन कौन से बेसिक फीचर्स है, जिस बेसिस पे वो यूनिक हैं, इसी बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। चाहे वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, उनकी स्पेसिफिक या इंडिविजुअलिटी के बेसिस पर ही हम उनको क्लासिफाई किया जाता है। ओके सर, लिविंग थिंग्स एक्चुअली किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे, तो पहली लाइन अच्छे से याद रखना कि उनके पास होती है क्या, ग्रोथ। ये शो करते हैं क्या, ग्रोथ शो करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करेंगे। जरूरी नहीं सर क्या ये लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टी होगी क्या कि वो लिविंग थिंग्स एक ग्रो कर रहा है, तो नहीं। इंक्रीज इन बायोमास, चाहे वो मास हो, मतलब कितना वेट बढ़ रहा है उसका, वेट बढ़ने को भी हम क्या कंसीडर करेंगे, ग्रोथ। एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, उसकी इंडिविजुअल्स कितने बढ़ रहे हैं, उसकी आगे कितनी स्पीसीज के नंबर्स ऑफ स्पीसीज में उस स्पीसीज के कितने नंबर्स हैं वो भी इसके ग्रोथ में इंक्लूड किया जाता है। तो ग्रोथ में दो चीजें आती हैं, पहला होता है मास। ओके, दूसरी चीज जो हम यूज करते हैं वो है क्या, इंडिविजुअल नंबर। इंडिविजुअल नंबर्स जो आपकी एक्चुअली पॉपुलेशन बनाएगा, क्या बनाएगा, पॉपुलेशन। क्योंकि इंडिविजुअल मिलकर क्या बनाते हैं, दो इंडिविजुअल्स मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। मतलब दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स या बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलेंगे, आपकी क्या बनेंगे, पॉपुलेशन बनेंगे। एक मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब होता है कि उसमें सेल डिवीजन हो रहा है। एक मल्टी सेलुलर क्या होगा, एक सेल से दो सेल्स बनेंगे। ये मल्टी सेलुलर जब तक ग्रो करेंगे तब तक उनकी सेल्स क्या होती रहेंगी, डिवाइड होती है। सेल डिवीजन की वजह से ही उनको क्या माना जाएगा, एक सेल डिवीजन को क्या माना जाएगा, उसके लिए ग्रोथ माना जाएगा। तो मल्टी सेलुलर के लिए ग्रोथ का मतलब क्या है, मल्टी सेलुलर के लिए ग्रोथ का मतलब सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन मतलब क्या, वो ग्रोथ करेगा। चलिए, प्लांट में ग्रोथ का मतलब क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ का मतलब होता है, इन अ प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू द लाइफ। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे ऑर्गेनिजम्स में ये कहाँ खत्म हो जाती है, सब कुछ लाइफ जो है, ग्रोथ जो है एक सर्टेन लिमिट तक होती है। हमारी हाइट भी देखा जाता है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ती है, उसके बाद एक स्टॉप हो जाती है या फिर अपने एक टाइम पीरियड तक सेल डिवीजन चलता है। बट इन अ प्लांट ग्रोथ जो रहती है, ग्रोथ तुम्हें कैसी मिलेगी, ग्रोथ हमेशा मिलेगी कैसी, प्लांट्स में ग्रोथ मिलेगी थ्रू आउट द
लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, ये अच्छे से याद रख लो। कैसी लाइफ मिलती है तुम्हें? लाइफ मिलेगी थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ मतलब कैसे कि हमेशा ही ग्रोथ करते रहते हैं। बट एक एनिमल की बात करें, एनिमल्स में कैसी रहती है ग्रोथ? एनिमल में ग्रोथ जो रहती है वो ओनली अप टू द सर्टेन एज, लेटर सेल डिवीजन फॉर द रिपेयरिंग एंड द रिप्लेसमेंट। तो ग्रोथ तो होगी, बट कैसी होगी? बस सेल डिवीजन होगा, ऐसी ग्रोथ नहीं देखने को मिले। सेल डिवीजन केवल इसलिए होता है क्योंकि उनको रिप्लेसमेंट चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए। बॉडी के सेल्स को क्या करना है? रिपेयर करना है। उस रिपेयरिंग के लिए क्या होती है बेटा? रिपेयरिंग के लिए होती है केवल सेल डिवीजन। ओके, एनिमल्स में सेल डिवीजन केवल एक सर्टेन लिमिट तक चलता है, सर्टेन एज तक चलेगा, उसके बाद केवल सेल डिवीजन किस लिए होगा? रिपेयरिंग एंड रिप्लेसमेंट के लिए। कोई भी चीज ऑर्गन्स खराब होगा उसके लिए। नॉन लिविंग्स की बात करें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कभी अगर बात करें तो केवल ग्रो करते हैं बाय द एक्युमुलेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द सरफेस। तो क्या होता है? एक्सट्रिंसिकली केवल ग्रो होते हैं। अगर डिपोजिशन हो रहा है चीजों का तो वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, उसके अलावा उनके अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स केवल तभी ग्रो करेंगे जब क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा। ये लाइन अच्छे से याद रखना, एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द सरफेस। तो कैसी होती है ग्रोथ इनकी? केवल एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। कैसी रहती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ओके, हेंस एक सिंपल सी हम बात करेंगे कि hence growth cannot be considered as a defining property of living organism। तो क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हम बात करें कि ये लिविंग है नॉन लिविंग, क्या ग्रोथ के बेसिस पे बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन आए हुए भी हैं, तो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है। परमानेंट हम क्या नहीं बोल सकते कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, ग्रोथ के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो फटाफट आगे बढ़िएगा। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट तो हो गया ग्रोथ, कैंसिल आउट हो गया कि ग्रोथ केवल क्या नहीं है? केवल ग्रोथ के बेसिस पे हम किसी को क्या नहीं कर सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में जस्टिफाई नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट आता है, क्या रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कर सकते हैं लिविंग और नॉन? तो पहले तो रिप्रोडक्शन बताइएगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अपने ही जैसी नई एक ऑफस्प्रिंग बनाना, वही क्या हो गया? वही हो गया रिप्रोडक्शन। तो मल्टी सेलुलर में ये क्या होता है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का हो सकता है। तो मल्टी सेलुलर करते ही क्या है? उनके पास सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब उनकी लिए एडप्टेशन हो सकता है जिसकी वजह से वो चाहें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मल्टी है तो मल्टीपल चॉइस है उनके पास। यूनिसेलुलर है तो बेचारों के पास चॉइस नहीं है, केवल क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन जो होता है उनके पास चॉइस नहीं है। एक ही सेल है, ना ही ऑर्गन से ना कुछ है, बस एक सेल है, वही डिवाइड होगी, वही रिप्रोडक्शन हो गया उनके लिए। तो सेल डिवीजन उनके लिए क्या है? रिप्रोडक्शन भी है और ग्रोथ भी है। यूनिसेलुलर के लिए ग्रोथ का और रिप्रोडक्शन का एक ही मतलब है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शंस आर द सेम। याद रखना, यूनिसेलुलर के लिए दोनों डेफिनेशन एक है। ग्रोथ भी सेल डिवीजन है, रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन है। आप कोई बोलो तो आप बोल सकते हो कि ग्रोथ कर रहा है, हाँ बोले सेल डिवीजन कर रहा हूं, बोले रिप्रोडक्शन कर रहे हो, हाँ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सेल डिवीजन कर रहे हैं। तो सेल डिवीजन और इसके लिए दोनों का ही मतलब ये कहलाएगा। अब एक एक्सेप्शनल केसेस भी आ सकते हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। तो नोट पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। क्या एक्सेप्शनल? एक लिखा है आपके म्यूज जो होते हैं, स्टेराइल वर्कर्स बीज जो होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस बट दे आर लिविंग। तो जरूरी थोड़ा ना कि जो क्या है इनफर्टाइल है वो लिविंग ना हो। क्योंकि सल्लू भाई साहब हैं क्या अनफर्टाइल में? लिविंग में काउंट हो रहे हैं। बट क्या है? म्यूज की बात कर रहा हूं। म्यूज जानते हो क्या होता है? इट इज द हाइब्रिड। इसका हाइब्रिड होता है बेटे। ओके, हाइब्रिड होता है किस किस का? आपको ये भी पता है, डोंकी और हॉर्स, इन दोनों का हाइब्रिड होता है। पर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इनके पास हर बार हाइब्रिड करना पड़ता है। अगर आपको म्यूज चाहिए तो उसके लिए आपको डंकी हॉर्स चाहिए, तभी जाके म्यूज बनेंगे। आपके इसके अकॉर्डिंग नहीं बन सकते हैं। बीज में भी देखो, बीज में अगर आपको पता है कि 3 तरीके की बीज होती थी। एक हमारे पास क्या होती? रानी मक्खी होती थी, वर्कर्स होते थे और मेल्स होते थे। तो बेचारे जो वर्कर्स होते थे उनके पास तो सेक्स ऑर्गन ही नहीं था। प्रकृति ने उनको ऐसा ही बनाया है कि बेचारों को कुछ दिया ही नहीं। तो क्या वो जिंदा नहीं है?
मेन काम तो उन्हीं का ही होता है, हनी बनाने के लिए। तो इस तरीके से अब एक बात होता है, जो बेचारे कैसे इनफर्टाइल हैं, जिनके पास, जिन कपल्स के पास क्या नहीं इनफर्टिलिटी है, बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, तो क्या वो जिंदा नहीं है? जिंदा है। तो एक्सेप्शनल अच्छे से याद रखिएगा, पहला है म्यूल, दूसरा है क्या, बी, वो भी कौन सा है, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन, इनफर्टाइल ह्यूमन। ओके, याद रखना कि ये कैसे होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट लिविंग में काउंट होते हैं। दस द रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये भी हमारा काउंट हो जाता है कि ये भी पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं करता है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। चलो, यानी कि हमारे पास दो चीजें हैं जो कंप्लीटली जस्टिफाई नहीं करते बट लिविंग प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सा? ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म डिसाइड कर सकती है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? चलिए, तो डिसाइड बेसिस पे कैसे होगा, तो हम क्या मानते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती क्या है, उसकी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको टोटल करके, सम करके जो बोल दो ना, वो क्या हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गया। क्या? द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके पेट से लेकर उसके खाने से हर चीज जो भी उसकी बॉडी में चल रही है वो सब मेटाबॉलिक के अंदर। कैटाबॉलिज्म हो गया चाहे एनाबॉलिज्म हो गया, सब इंक्लूड कर देंगे किसमें, हम मेटाबॉलिज्म में। इसमें आ जाता है एनाबॉलिज्म, बोले तो सिंथेसिस, चाहे फोटोसिंथेसिस हो या कुछ भी हो। कैटाबॉलिज्म हो गया, कैटाबॉलिज्म में हम इंक्लूड कर देते हैं क्या, ब्रेकडाउन, कैसे खाना टूट रहा है, कैसे ग्लूकोज छूट रहा है, एनर्जी कैसे ले रहे हैं, सारे प्रोसेस किसके अंदर, कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस की बात करते हैं, एना क्या करता है, सिंथेसिस करेगा। कैटा का मतलब ही काटा होता है, ओके, आना मतलब जोड़ना, ओके, काटा मतलब तोड़ना, सीधे याद है, कट करते हैं यानी तोड़ते हैं। सिंपली याद हो गया हमें कि एनाबॉलिज्म में जोड़ा जाता है और कैटाबॉलिज्म में तोड़ा जाता है। काटा मतलब क्या किया, तोड़ा ही ना, वही तेरा भी ओके, अकर्स ओनली इन द इनसाइड ऑफ लिविंग सेल्स। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो सकती, नॉन लिविंग्स के पास क्या नहीं होता है, मेटाबॉलिक या कैटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टीज नहीं होता है, पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती, याद रखिएगा। कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द बॉडी फ्री सेल्स सिस्टम्स हो सकते हैं। तो लेबोरेटरीज में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को परफॉर्म किया जा सकता है। तो जरूरी नहीं मेटाबॉलिज्म इनसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म ही हो, ये हमारी कहां भी परफॉर्म की जा सकती है, इन लेबोरेटरीज, इनसाइड ऑफ लेबोरेटरीज भी परफॉर्म की जाती हैं। बट नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो full of metabolic activities, hence the metabolic is a defining features of life। मतलब लाइफ का हमें एक तो डिफाइनिंग हो गया, डिफाइन करने वाला हो गया, वो हो गया क्या, एक मिल चुका है फर्स्ट हमारे लिए, वो है क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है, अभी तक हमने जो दो पढ़े, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर रहे, पर कौन डिफाइन कर रहा है, हमें डिफाइन कर रहा है कौन, अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है, मेटाबॉलिज्म। अच्छे से याद रखना कि मेटाबॉलिज्म कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है, क्योंकि नॉन लिविंग के पास मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है। अब आता है कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन तो होगा, होगा सर उनके पास, क्या नॉन लिविंग्स के पास सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होगा? नहीं 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 नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन, किसकी बात हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ही सेल्स होती हैं। सेल्स किसका फंडामेंटल यूनिट होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। नॉन लिविंग के साथ कौन सी सेल हुई भाई, उनके पास सेल्स नहीं होती हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो सेल से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने, इनके पास ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और किसी के पास नहीं है ये। तो ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज में काउंट हो जाए। तो अब दो हमारे पास क्या हो चुकी हैं, फुल्ली डिफाइन हो चुके हैं, और दो कैसी हुई जो फुल्ली डिफाइन नहीं कर रही हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन फुली डिफाइन नहीं कर पा रही हैं। अब बचा क्या, अब बचे दो चीज हमारी, कौन कौन सी, एक हो गया हमारा क्या, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड क्या हो गया हमारा, मेटाबॉलिज्म। ओके, ये दोनों डिफाइन कर रहे हैं पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट हमारा है, क्या सर कॉन्शियसनेस हो सकता है? कॉन्शियसनेस समझते हो चेतना, कि हम जागे हुए हैं, कि किसी को भी हमने ऐसे सुई चुभाई कि तुरंत बोला गया बे रे। ओके, अगर किसी एक कॉन्शियसनेस होगा कि हमारे साथ चेतना है, सबसे अच्छा कॉन्शियस हम देखें तो कौन होता है, इंसान होता है। थोड़ा सा भी अगर मोबाइल में नहीं लगे हो तो, ओके, अगर फोकस्ड हो, सिंपली आपको हर कान से लेकर सारी चीजें खुली हुई हैं और हर सारी चीजों की बात हो रही है, ओके, अगर आप
पूरी तरीके से क्या है, सतर्क हैं, तो आपके पास कॉन्शियसनेस वेरी हाई होती है। कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है कि तुम कैसे अभी बिहेव कर रहे हो, कि आप जागे हुए हो कि नहीं, कि सोए हुए हो अभी भी, आप किस तरीके से किसी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स sense their surroundings and respond to the stimuli। ये स्टूमली याद रखना कि कैसे तुम अपने सिस्टम्स को क्या करते हो, सराउंडिंग्स से और सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेते हो और उनके लिए बिहेव कैसे करते हो। सामने वाले ने कहा कुछ भी बोला है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करें। आई कैन आई गेट यू, बार बार हेलो हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। पहली बार में आप समझ लेते तो यानी कॉन्शियसनेस आपका हाई है। अगर आपको पहली बार में आवाज नहीं आ रही यानी आपका ध्यान ही नहीं था। बार-बार सर प्लीज़ एक बार और बोलिएगा ना, प्लीज़ सर मैं लिख नहीं पाया। अबे ध्यान होना चाहिए, तेरा कॉन्शियसनेस होना चाहिए, तू इंसान है। क्यों? इंसानों की कॉन्शियसनेस सबसे ज़्यादा हाई होती है। ह्यूमन में कॉन्शियसनेस सबसे हाई मिलेगी। तो प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के पास कैसे होते हैं, जितने भी ट्रॉपिकल मूवमेंट्स होते हैं वो उसका कॉन्शियसनेस काउंट हुआ जाता है। चाहे वो लाइट के लिए स्टिमुली हो, जैसे ही लाइट पड़ती है वो क्या करने लगता है, उसकी तरफ ही मूव करने लगता है। चाहे पूरा फोटोट्रॉपिज्म की बात कर ले तो सारे फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, लाइट के लिए स्टिमुली इसको लिए रिस्पॉन्ड करता है। फोटोट्रॉपिज्म हुआ, फोटोपैरेटिज्म हुआ, ये सारी चीजें इंक्लूड होते हैं। मूवमेंट ऑफ लीफ हो सकता है, मूवमेंट ऑफ लीफ किसके, थिग्मोट्रॉपिज्म ले सकता है। थिग्मोट्रॉपिज्म छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट, जैसे ही छुएगा क्या हो जाता है, उसमें मूवमेंट दिखाई देता है कि नहीं। तो जनरली ये मूवमेंट जो है वो किसका है, मूवमेंट ऑफ थिग्मोट्रॉपिज्म काउंट किया जा सकता है। एनिमल्स में कैसे होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि यही हो, चाहे वो हाइड्रोट्रॉपिज्म भी यूज कर सकता है, कीमोट्रॉपिज्म भी हो सकता है, और भी मूवमेंट्स हो सकते हैं। मैंने बस 2-4 ही लिखे हैं। इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, केमिकल वाला भी यूज कर सकते हो, केमिकल ट्रॉपिज्म, चाहे वो पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ हो, केमिकल ट्रॉपिज्म। ओके, इसमें हाइड्रो भी लिख सकते हो, हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि वो वाटर के लिए होता है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म भी यूज कर सकते हो। थिग्मोट्रोपिज्म, ये रहा मूवमेंट ऑफ लीफ, थिग्मोट्रोपिज्म में यूज कर सकते। क्या एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी स्टिमुली को? स्टिमुली मतलब कोई भी रिस्पॉन्सेज, यानी किसी ने चोट लगाई या आपने कोई गर्म ऑब्जेक्ट आपके टच में आ गया, ये सब तुम्हारे लिए क्या हुआ, स्टिमुली हो गया। लाइट तेरे स्टिमुली हो गया, चाहे ल्यूमिनस आ गया सामने से, बहुत ही ज्यादा ल्यूमिनस हो गया, चकाचौंध आ गई है, तूने आंखें तुरंत बंद कर ली, ये तेरा रिस्पॉन्ड है। सामने से दौड़ती हुई क्या आ रही है, एक बड़ा सा सांड आ रहा है, तेरे को घबरा गया तो एकदम से, तो ये भी तेरे लिए क्या है, एक स्टिमुली हो गया। आंखों से जो भी सेंसेशंस आते हैं वो तेरे लिए स्टिमुली हो गया। तो एनिमल्स कैसे करते हैं, तो रिस्पॉन्ड टू द फिजिकल, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकली मतलब टच की बात हो रही है, केमिकली मतलब कोई भी हमारी बॉडी में हार्मोन्स या केमिकल्स की बात हो रही है, मान ले कोई बैक्टीरिया वायरसेस भी हो सकता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टिमुली भी हो सकता है। तो कोई भी इंसेक्ट बॉडी में गया, कोई भी स्टिमुली गया, कोई भी पैथोजन बॉडी में पहुंचेगा, उसके लिए भी तो तू रिएक्ट करता है कि ना, तेरी बॉडी रिएक्ट करती है। सबकी जितनी भी एनिमल्स हैं सबकी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करेगी 3 चीजों के लिए। सबसे बेसिकली फिजिकल, अगर तुझे किसी ने क्या किया है, हार्म किया है, किसी भी तरीके से तेरी बॉडी हर्ट हो रही है, तो वो फिजिकली रिस्पॉन्ड करेगी। दूसरा केमिकल, हार्मोन्स हो सकते हैं, तेरे बायोकेमिकल्स हो सकते हैं, जो भी चीजें तेरी बॉडी को चेंजेस कर सकते हैं वो केमिकल में आ रही है। बायो स्टिमुली में आ सकते हैं, तेरे पैथोजन जितने भी तेरी बॉडी को चेंजेस करने के लिए आ सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरसेस हो, सब बायोलॉजिकल स्टिमुली में आ जाएंगे। चल इधर देख, ह्यूमंस किसकी बात करते हैं, अब आ रही तेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, तेरी बात हो रही है, क्या है ह्यूमंस, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है तेरे पास, किसी और से तुझे कॉन्शियस की जरूरत नहीं पड़ती है। इंसान के लिए ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंसान कैसा होता है, इंसान तुझे कैसा मिलेगा, इंसान मिलेगा सेल्फ कॉन्शियस। कैसे मिलेगा, इंसान अकेला जो है, इंसान ह्यूमन, ह्यूमन कैसा होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है इंसान में। क्या होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सबसे डेवलप्ड है तो तू सबसे डेवलप है, तो नीट क्या सारी एग्जाम्स निकाल सकता है, अभी रीड हो जाए 10 बार हो जाए फिर भी हम लगे रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी भी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सिस्टम को उखाड़ फेंके हैं। तो कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाकी सारे में से जितने भी अब तूने लिविंग फीचर्स पढ़े, चाहे वो सेलुलर कंपोजिशन हो जाए और दूसरा हमारा क्या था, मेटाबॉलिज्म हो जाए, उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है तेरे लिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर ऑर्डर में रखे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। दूसरा क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट हो गया हमारा लिविंग मेटाबॉलिज्म। तो ये नीट के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो लाइन अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, क्या इस
टोटल पॉइंट्स में हमने जो अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़े, फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा खत्म होता है उसका सिंपल सा रिवीजन देखना। क्या ग्रोथ कंप्लीटली डिफाइनिंग फीचर्स है? नहीं है सर। क्या रिप्रोडक्शन कंप्लीट डिफाइनिंग फीचर्स है? नहीं है सर। ओके, क्या मेटाबॉलिकल है? यस सर। क्या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है? यस सर। सेल्फ कॉन्शियसनेस सबसे अच्छा सर। ट्रू डिफाइनिंग फीचर्स तो यही है, लाइफ का ट्रू डिफाइनिंग फीचर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तेरी लाइफ में भी सेल्फ कॉन्शियसनेस होने दे, खुद से पढ़ना लगातार, बस वीडियोस देख, खत्म कर इसको, जितना भी है पूरी सीरीज कंटिन्यूटी में तुझे सेल्फ कॉन्शियसनेस रखना होगा। पूरी सीरीज में हम लोग कंप्लीट, पूरी जितने भी बायोलॉजी है कंप्लीट कर लेंगे। ओके चल, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। ओके, इस बेसिस पे अगर क्वेश्चन आया तो हम सारा कवर कर लेंगे। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, हाँ मान लिया सारे लिविंग से, ये कॉन्शियसनेस होगी, ये कॉन्शियसनेस ट्रू डिफाइनिंग फीचर्स हो गए, केवल ये नॉर्मल डिफाइनिंग फीचर्स हो गए, तो क्या इतने बायोलॉजिकली एनिमल्स हैं, क्या सब एक जैसे ही होंगे? नहीं, इनमें कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी है। तो देख, हमने बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे हमने पूरे लिविंग थिंग्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो पता चलता है बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर इतने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, इतनी वैरायटीज है, टाइप टाइप के, हर कदम पे हमें क्या मिलते हैं? अलग अलग जानवर मिलते हैं। ओके, ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है तो अर्थ पर मिलियंस ऑफ क्या है? मिलियंस ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं। उनमें से अगर मैं बात करूं 1.7 से लेकर 1.8, कितनी? 1.7 से 1.8 मिलियंस की बात हो रही है। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब सो फार। अभी तक हम अगर देखो जल्दी जल्दी में हमने कितना ही कर पाए हैं? अभी 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को हमने अभी तक केवल क्या किया है? डिस्क्राइब किया हुआ है। नीड फॉर द क्लासिफिकेशन, अभी भी बेचारे क्या कर रहे हैं? जरूरत पड़ी है इनको क्लासिफाई करने की, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को तो पढ़ सकता है नहीं ना, इतने चैप्टर्स नहीं पढ़े जा रहे। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज को अगर इकट्ठा पढ़ना, उनकी डिटेल्स पढ़ना हो तो तेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, सबके लिए डिफिकल्ट है। तो इसलिए हमें उनको जैसे ग्रुप स्टडी करने के लिए, काफी चीजें करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है उनको क्लासिफाई करने के लिए। क्लासिफिकेशन का मेन रीजन क्या है? सबसे पहले तो पढ़ना ही, तुझे पढ़ना, मुझे पढ़ना, हम सबको पढ़ने के लिए तो इजी स्टडी हो जाएगी, उनको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। पहला ये हो गया। दूसरा, पहचानना आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है मेरे लिए? पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, जब तक मैं पहचानूंगा नहीं उसको, तब तक मैं क्या नहीं कर सकता? मुझे पहचानना है। सेकंड, तीसरा क्या है मेरे लिए? तीसरा याद रख, उनके बीच में संबंध क्या है, रिलेशनशिप, कौन किससे बना हुआ है, उनके एवोल्यूशन का एक्चुअल पैटर्न्स क्या है, कौन कहां से आया, वो सब कुछ किससे पता कर सकता हूं? जब मैं क्लासिफाई करूंगा उनको। ओके, सिस्टमिक्स क्या होता है? बेसिकली सिस्टमेटिक्स क्या होता है? सिस्टमिक्स में हम क्या करते हैं कि कौन कैसे एवोल्यूट हुआ है, कैसे पढ़ने वाले हैं, उसको हम क्या बोले हैं? सिस्टमिक्स बोला हुआ है। द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये लाइन अच्छे से याद रख, कई बार हमने इसको लाइंस को आते हुए देखा है। देख क्या बोल रही है, सिस्टमिक्स है क्या? सिस्टमिक्स की डेफिनेशन अच्छे से हाईलाइट कर। सिस्टमिक्स मतलब study of diversity of organism and their evolutionary relationship। दो चीजें याद रखना है। सिस्टमिक्स में क्या यूज किया जाता है? सिस्टमिक्स में सबसे पहले तो स्टडी होती है। सर किसकी स्टडी होती है? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी की स्टडी हो गई। दूसरा क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये दो चीजें मेन होती हैं जिसमें हमारे सिस्टमिक्स काम का है। सिस्टमिक्स में मेन चीज क्या फोकस करते हैं हम? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, कितनी डाइवर्सिटी है इस अर्थ पे, किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म से, वो सब कुछ। और सेकंड हम यूज करते हैं क्या? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या है दोनों के बीच में, कौन किससे एवोल्यूशन हुआ है, पहले आया कौन, फिर किसके बाद कौन किस में कन्वर्ट हुआ, वो टाइम पीरियड्स हमें याद रखना है। टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द सिस्टम या नेचुरली, ये वाली याद रखना कि शुरुआत वाला क्लासिफिकेशन जो आया कहां से, किसने ये शुरुआत की कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, तो वो सब कुछ शुरू किया होता कैरोलस लीनियस की जो बुक थी। कौन सी बुक?
सिस्टेमा नेचुरी। उसने क्या किया, सिस्टेमा नेचुरी में अलग अलग चीजों को क्लासिफाई करके ग्रुप्ड करके पढ़ना चाहिए। उसी ने सबसे पहले ये जो ग्रुपिंग शॉर्टिंग जो स्टार्ट किया है, जो भी क्लासिफिकेशन का फंडा शुरू किया भाई, किसने शुरू किया, कैरोलस लीनियस। इसकी बुक कौन सी थी, ओके, सिस्टेमा नेचुरी। कहां से आया सिस्टेमा वर्ड, तो याद रखना सिस्टमिक्स आया कहां से, सिस्टमिक्स का पहला ही जो कॉन्सेप्ट है वो किस बुक से उठाया गया, कैरोलस लीनियस की सिस्टेमा नेचुरी से। नाम में ही लिखा है सिस्टेमा नेचुरी, तो इसका मतलब सिस्टमिक्स आया कहां से होगा, सिस्टमिक्स आया होगा कैरोलस लीनियस से। यानी कि क्लासिफिकेशन शुरू किसने की दिया, यही भाई है जिसने क्लासिफिकेशन किया। तो मॉडर्न सिस्टमिक्स इंक्लूड, अब जो मॉडर्न सिस्टमिक है, याद रखना मॉडर्न वाली बात हो रही है, मॉडर्न सिस्टमिक्स, ये नीट के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न वाले में क्या होता है। तो मॉडर्न सिस्टमिक्स में बात करें हम, सिस्टमिक्स में पहली चीज जो हम इंक्लूड करते हैं वो है क्या तेरा, इंक्लूड टैक्सोनॉमी। क्या यूज करेगा, टैक्सोनॉमी यूज करना है तुझे, ओके। सेकंड देख, सेकंड क्या क्या यूज कर रहे हैं, फाइलोजेनी। सेकंड क्या कर रहे हैं हम, फाइलोजेनी, ओके। थर्ड यूज सर्वे मेन तो यही है, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब समझता है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फाइलोजेनी जो है, फाइलोजेनेटिक्स हो गया, जो फाइलोजेनी में हम क्या यूज करते हैं, एवोल्यूशन ही तो पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं, गड़े मुर्दे जो उखाड़ रहे हैं हम, कौन किससे बना हुआ है, कौन किसका पूर्वज है, वो सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, फाइलोजेनी के अंदर। फाइलोजेनी तेरा क्या हो गया, फाइलोजेनी तेरे फैमिली ट्री है, समझ में आया, फाइलोजेनी फैमिली ट्री, ओके। फाइलोजेनी मतलब पुरानी, पीछे तक को कहा जाना है, अपनी जड़ों तक जाना है, वो फाइलोजेनी है। हिस्ट्री ओपन कर ली, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना कब पूछा गया था, ऐसे ही नीट्स के क्वेश्चंस में आता है। सर ये जो आपने बोला कि दो चीजें इंक्लूड की जाती है सिस्टम में, नो, मॉडर्न टेक्सोनॉमी दो चीजें इंक्लूड हो रही हैं। पहला है हमारा क्या, टेक्सोनॉमी। सेकंड क्या है, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी तो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो टेक्सोनॉमी है उसमें क्या होता है, टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमिक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस ऑर्गेनिजम्स को निकालेंगे और उनके बेसिस पे स्टडी करेंगे। कैसे सर, पहले हम उसका क्या करें, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे पहले टेक्सोनॉमी है, तो सबसे पहले क्या बनाओ, उसके प्रिंसिपल्स लो एंड द प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई किया है, वो सारी चीजें, फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे। तो टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या यूज किया जाता है, पहली चीज प्रिंसिपल्स, दूसरी चीज आता है प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, तो आपको उसको क्लासिफाई करना है, उसके ऑर्डर्स हो चाहे जीनस हो, सबके बेसिस पे, ओके। तो हमने एक हायरार्की बनाया हुआ है। हायरार्की मतलब किस बेसिस पर, कि उनके अंदर कौन सी कैरेक्टर सिमिलैरिटीज हैं, उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर और यूनिक फीचर्स के बेसिस पे उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले अगर वो एनिमल्स हैं या कुछ भी प्लांट्स हैं या जिस भी कैटेगरीज के बेसिस पे है, तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया। हायरार्की में सबसे पहले आता है आपका किंगडम। तो ये सबसे क्या होता है, हायर, हायर क्या हो सकती है हमारी कैटेगरीज होता है, हायरार्की का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है, और सबसे नीचे हम बात करें तो ये आपका क्या हो सकती है, सबसे बेसिक यूनिट हो सकती है क्लासिफिकेशन की, या लोअर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, सबसे लोअर है, ये सबसे लोअर है, ये सबसे हायर है। लोअर और हायर समझ में आया। लोअर और हायर में देखें तो किंगडम सबसे कहाँ आता है, हायर में आएगा। स्पीसीज क्या आएंगी, सबसे लोअर में आएंगी। सिंपल सी बात है, स्पीसीज मिलेंगी, बहुत सारी स्पीसीज मिलकर क्या बनाएंगे तुझे, स्पीसीज मिलकर बना देंगे तुम्हारे जीनस का फॉर्मेशन करते हैं, और जीनस बहुत सारे मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, तुम्हारी फैमिली का फॉर्मेशन कर देंगे, और बहुत सारी फैमिलीज मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, तुम्हारे ऑर्डर का फॉर्मेशन कर देंगे, और बहुत सारे ऑर्डर मिलकर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, तेरे क्लासेस का फॉर्मेशन कर देंगे। बहुत सारी क्लासेस जब मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन हो सकता है, क्लासेस मिलेंगी तो फाइलम्स का फॉर्मेशन हो सकता है। फाइलम्स केवल किसके लिए हम बात कर रहे हैं, फाइलम्स की बात हो रही है केवल एनिमल्स के लिए। अगर ये फाइलम्स किसकी, फाइलम की जगह तुम क्या ले सकते हो, डिवीजन ले सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है तेरे लिए। बाकी सारी चीजें चेंज नहीं होती हैं, चेंजेस कहाँ होते हैं, केवल यहाँ पर। ये केवल डिवीजन प्लांट्स के लिए होता है, प्लांट डिवीजन में विश्वास रखते हैं, और यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है फाइलम। एनिमल्स के लिए क्या यूज किया जाता है,
फाइलम और प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है क्या? डिवीजन। चल, अगर बहुत सारे फाइलम्स ये सारी चीजें आ गई, इनको सबको इंक्लूड करके तुम क्या बना सकते हो? इनको इंक्लूड करके तुम बना सकते हो क्या? तुम्हारा किंगडम। ओके, ये रहा किंगडम, ये हायर लिमिट तक पहुंच गए, तो ये सबसे लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ गए, तो स्पीसीज मिलकर क्या बनाएंगे तेरा? जीनस। जीनस स्पीसीज दोनों याद रखना, जीनस से मिलकर बहुत सारी, एक बहुत सारी स्पीसीज मिलकर एक जीनस बनाएंगे, बहुत सारे जीनस मिलकर क्या बनाएंगे? एक फैमिली। बहुत सारे आपकी फैमिलीज मिलकर एक ऑर्डर बनाती हैं, और बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर क्लास बनाती हैं, बहुत सारी क्लासेस मिलकर फाइलम्स या डिवीजन बनाती हैं, और बहुत सारे फाइलम या डिवीजन मिलकर क्या बनाते हैं? तुम्हारा एक किंगडम बनाते हैं। तो ये हो गई सबसे टॉप मोस्ट, और ये हो गई हमारी सबसे लोअर यूनिट। ओके, हायर यूनिट और लोअर यूनिट, यहां से हायरार्की बेसिस पे क्या होती है? ये लोएस्ट की तरफ जाते हैं हम। ओके, ये लाइन अच्छे से याद रख कि स्पीसीज जो है तेरी क्या है? बेसिक यूनिट है किसकी? क्लासिफिकेशन की। अगर बेसिक यूनिट है, यानी कि सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इसी लेवल पे आपको मिलेंगे। ओके, चलो इस लेवल पे आपको सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने वाले हैं। एक एग्जांपल से हो जाए, हम इंसान हैं तो इंसानों का ही सबसे पहले पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर जो पूछे जाएंगे, या तो मैंगो हो गया या ह्यूमन हो गया। तो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में सबसे पहले इसका नाम जो है, देख ध्यान से, नाम क्या लिखा हुआ है? मैन। मैन यानी होमो सैपियंस। कोई कहीं से भी दिखाई दे रहा है कि होमो सैपियंस कहां से लिया गया होगा? सर ये दोनों दिखाई दे रही है मुझे, ये देखो, यह रहा इसका कौन सा जीनस, ये रहा इसका स्पीसीज। क्या जीनस के बेसिस पे क्या उठाया इसने? होमो उठाया। क्या इसने स्पीसीज के बेसिस पे क्या उठाया? सैपियंस उठाया। यानी कि होमो और सैपियंस जो है वो यहां से ही उठाया होगा इसने। नाम जो है वो किसके बेसिस पे रखा जाता है? याद आ गया सर, नाम किसके बेसिस पे रखा जाता है? सर जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज के बेसिस पे रखा जाता है, यानी इसका जो नाम है वो जीनस होगा, और ये स्पीसीज हो गया। ये जीनस और स्पीसीज ही इसका नाम होते हैं। ये दो वर्ड वाला नाम जो है वो यहीं से आएगा इसका। याद रखना, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, यानी होमो वर्ड में जो इसकी जीनस है, जीनस वाला जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा? कैपिटल, और स्पीसीज वाला जो लेटर होगा वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। ओके, ये कैपिटल, कैपिटल स्मॉल का काफी बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम आगे, और भी क्लास में बताऊंगा कि नाम कैसे एक्चुअली लिखना है। ओके, लास्ट तक वीडियोस को देखते रहना। अब आता है सबसे पहले, सर इंसान की बात करें तो इंसान जो है वो, इंसान तो एनिमल्स ही है, तो इंसान का सबसे पहले किंगडम जो है वो एनिमेलिया हो गया। किंगडम कौन सा हो गया? एनिमेलिया। ओके, फाइलम कौन सा हो गया? हमारे पास क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। हमारे पास बैकबोन है, यानी तुम कौन किस में आ गया? कॉर्डेटा हो गए। चलिए इधर देखो, क्या हमारे पास मेमेली ग्लैंड्स हैं? बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनको स्तनधारी कहा जाता है। जनरली हम क्या हैं? मैमल्स में आ गए। ओके, हम क्या है? एनिमल्स हैं। हम क्या है? कॉर्डेटास हैं। हम क्या हैं? मैमल्स हैं। क्या ऑर्डर की बात करें तो क्या हम लोग घरों में रहते हैं, तो हम लोग क्या हो गए? प्राइमेट्स हो गए। जनरली हम किस में आ गए? प्राइमेट्स में। क्या हमारे घरों, बेसिकली घरेलू ही जानवर होते हैं, घर में पाल के रखा है तुम्हारे घर में, घर वालों ने तुम्हें पाल रहे हैं, यानी कि तुम क्या हुए? होमिडीज हो गए। ओके, देन उसके बाद बताइए जीनस जो है, क्या हमारे ह्यूमंस कैटेगरीज में हमने क्या रखा है? होमो और सैपियंस, इसकी क्या हो गई? जाति। तो ये हमारे पास क्या क्या हो गया इसके नाम। बाकी दो तो इजीली याद हो जाएंगे, अगर नाम याद है तुम्हें। साइंटिफिक नेम है ये इसका, क्या है? साइंटिफिक नेम। अगर तुम्हें साइंटिफिक नेम याद है तो इजीली जीनस और स्पीसीज याद कर लोगे। होमो क्या होगी इसकी? जीनस। स्पीसीज क्या हो गया इसका? नाम। यहाँ से चलो, सेपियंस, होमो, होमेडी, प्राइमेट्स, मैमल्स, कॉर्डेटा एंड एनिमेलिया, ये हो गया इसका पूरा क्लासिफिकेशन। क्या चले मैंगो की बात हो जाए? मैंगो का सीजन है सर अभी, मैंगो के सीजन में सबसे ज्यादा, चाहे वो लंगड़ा हो, ये सारे नाम नहीं लिखना है तो ये बादामी आम, लंगड़ा आम, कोई भी आम नहीं लिखना है, उसका साइंटिफिक नेम यूज करना है। क्या साइंटिफिक नेम है? क्या? मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका रिप्रेजेंट किसको करता है? इंडिया को, क्योंकि इंडिया स्पीसीज है ये। चलिए इधर हम क्लासिफाई करेंगे तो पीछे से चलते हैं। इसका नाम देखो, मैंगीफेरा इंडिका। ये सर इंडिका तो पीछे से सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या हो गया इसकी? स्पीसीज हो गया सर। ये क्या हो गया इसका? जीनस हो गया सर। ओके, जीनस के बाद हमारे पास क्या है? फैमिली। सर जीनस मिलकर क्या बनाती हैं? फैमिलीज बनाती हैं। तो ये क्या हो गया? एनाकार्डियेसी। ओके, एनाकार्डियेसी बेसिस पे क्या मानी जाती है? इसकी फैमिलीज। और क्या है? सेफाइंडेलिस। सेफेनिडीज क्या हो गया? इसकी ऑर्डर्स हो गया। क्या इसमें
अगर हम बात करें कभी भी तुम मैंगोज़ की देखो तो कॉटिलिडन्स की बेसिस पे बात करें तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितने कॉटिलिडन्स मिलेंगे? इसके पास 2 रहेंगे, तो ये किसमें आ जाएगा? डायकॉटिलिडियंस। ओके, इसमें अब एक बात याद रखो, उसमें हमने क्या पढ़ा था? फाइलम पढ़ा था। यहाँ पर क्या होगा? डिवीज़न, ये दोनों डिफरेंस होता है। इसका डिवीज़न क्या होगा? एंजियोस्पर्मी, क्योंकि ये कौन है? फ्लावरिंग प्लांट्स होगा, और फ्लावरिंग प्लांट है तो हम क्या बोलेंगे? इसको एंजियोस्पर्म बोलेंगे। और क्या है? प्लांट है तो यानी प्लांटी किंगडम हो गया। चलिए तो फटाफट हो जाए। सर ये प्लांटी है। ओके, फ्लावर कौन सा हुआ? एंजियोस्पर्म हुआ सर। ओके, अगर इसकी बात करें सीड्स की, सीड्स के कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं। तो सर ये डायकोटिलिडन हो गया, पैड तो है ही। ओके, पैड है, और क्या है? ऑर्डर्स क्या हो गया इसका? ऑर्डर हो गया क्या? सेफाइंडेल्स। ओके, एस हो गया। देन ये क्या है? एनाकार्डियेसी है, तो सर एनाकार्डियेसी। ओके, फिर क्या है आपका? मैंगीफेरा इंडिका। ओके, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, पैड समी। तो हम मोहम्मद समी क्या पहन के रखते हैं? मोहम्मद समी पैड पहन के रखे हुए हैं हमारे। तो मोहम्मद समी पैड पहन के रखे हैं, मतलब ये रहा हमारा क्या? प्लांटी। ये क्या हो गया हमारा? एंजियोस्पर्म। ये हो गया डायकोटिलिडन्स। ये हो गया क्या हमारा? ओके, सेफेंडल्स। ये क्या हो गया हमारे पास? ए मतलब एनाकार्डियेसी, एम मतलब क्या हो गया हमारा? मैंगीफेरा, आई फॉर इंडिका। ओके, नाम याद हो गया सर। चलिए आगे बढ़ें। हमारे पास क्या है? टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करें। टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब हम जनरली कोई भी टेक्सोनॉमी पढ़ने जाएंगे, क्लासिफिकेशन करने जाएंगे, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, किनकी मदद से हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे, और कहाँ रखे होंगे ये सारी चीजें, और हम स्टडी कहाँ से करें? कलेक्शन कहाँ जाएगा? क्या यूज कर सकते हैं? क्या क्या वेज हो सकते हैं? कौन मदद करेगा? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी के लिए हमारे लिए बहुत कुछ मददगार चीजें हैं, एड्स हैं। तो सबसे पहला है हार्बेरियम। हार्बेरियम का मतलब क्या होता है? क्या काम करता है? क्या चीजें कलेक्ट करता है? ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। देखो, हार्बेरियम में होता है कलेक्शन ऑफ ड्राइड, सूखा। याद रखना कैसा होता है? सूखा, ड्राई होता है। ओके, विदाउट, केवल याद रखना क्या होता है? ड्राई मास यूज करते हैं ये लोग। क्या यूज करते हैं इसका? ड्राई मास यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटे? ड्राई मास यूज करते हैं। ओके, ड्राई वेट। इसमें जो वेट होगा वो क्या होगा तुम्हारा? ड्राई वेट। ओके, प्रेस्ड, पूरी तरीके से उसमें से वाटर या मॉइस्चर निकाल देते हैं, उनको क्या किया जाता है? प्रेस किया जाता है। एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, जितने भी प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं, माउंटेड ऑन द शीट। जनरली क्या होती है? पूरी शीट रहती है, उस शीट के अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी प्लांट स्पीसीज हुआ है, उसकी चाहे पत्तियां हो गई, सबको हम क्या करते हैं? उस पत्तियों को इस तरीके से शीट्स पे क्या कर देते हैं हम? चाहे वो प्लांट की स्पीसीज हो, चाहे किसी भी पत्ती की स्पीसीज हो, हम उसको एक शीट पर ऐसे माउंट करके सुखा कर इस तरीके से हम क्या करते हैं? उसको टेप लगा के रख देते हैं, चाहे वो पूरी तरीके से प्रेस कर लिया गया हो। ओके, यहाँ से इसको पैक कर दो। यहाँ उसकी क्या लिख देते हैं? डिटेल्स लिखी होती हैं। ओके, पूरी सारी तरीके से इस तरीके से क्या बनाया जाता है? आपका एक हार्बेरियम बनाया जाता है। हार्बेरियम बनाने के लिए क्या करा? सबसे पहले उसको ड्राई करो, अच्छे से प्रेस करो, फिर उसको प्रिजर्व करो उस प्लांट स्पेसिमेंस को, और शीट पर अच्छे से प्लॉट कर दो। ओके, ईच शीट हैज, अब याद रखना इस शीट में सबसे पहले चीज क्या क्या रहती? ये चीजें पूछा जाता है कि हार्बेरियम में जो शीट होती है, उस शीट पर क्या क्या लिखा होता है। तो शीट पे पहली चीज याद रखना कि शीट पर क्या क्या लिखा होता है। पहली चीज लिखा होता है उसका साइंटिफिक नेम। क्या लिखा होता है उसका? साइंटिफिक नेम। दूसरी चीज लिखी होती है, याद रखना, फर्स्ट साइंटिफिक नेम लिखा होता है, दूसरा उसकी फैमिली लिखी होती है। ओके, तीसरी याद रखना, उसका लोकल नेम लिखा होता है, उसका लोकल नेम लिखा होता है। कलेक्टर्स नेम, नेक्स्ट क्या लिखा रहता है? किसने उसको कलेक्ट किया है? कलेक्टर्स नेम। आपके ये जिला कलेक्टर्स नहीं है, ये होता है। उसके बाद क्या लिखी रहती है? उसकी डेट लिखी होती है, डेट ऑफ कलेक्शन, किस दिन वो लिया गया है, और प्लेस। छठी चीज हम क्या लिखते हैं?
प्लेस लिखी होती है, उसमें 6 चीज़ें लिखी होती हैं, अच्छे से याद रखना। सबसे पहले क्या-क्या लिखा रहता है, देखो ध्यान दो फटाफट। क्या उसका साइंटिफिक नेम है? हाँ सर, साइंटिफिक नेम है। दूसरी चीज़ क्या है? फैमिली है। तीसरी चीज़ क्या है? उसका लोकल नेम है। चौथा चीज़ क्या है? उसका कलेक्टर नेम, जिसने उसको कलेक्ट किया। पाँचवा क्या रहता है? किस डेट को कलेक्ट किया गया। छठा क्या रहता है? प्लेस कहाँ से कलेक्ट हुआ है, क्या उसकी लोकेलिटी थी, कहाँ मिलता था, हैबिटेट क्या था उसका। ये सारी चीज़ें एक लिखे जाते हैं। तो हार्बेरियम में टोटल 6 चीज़ें, हार्बेरियम शीट में क्या की चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं। और उसमें क्या-क्या किया जाता है, तो सबसे पहले चीज़ किया जाती है ड्राई, ओके। दूसरा क्या किया जाता है, उसको प्रेस। तीसरा क्या किया जाता है, उसको प्रिजर्व, ओके। और कहाँ पर लिखी जाती है, इंफॉर्मेशन। प्रिजर्व के बाद होता है चौथी चीज़, इंफॉर्मेशन ऑन शीट, ओके। इंफॉर्मेशन ऑन शीट, शीट पर इंफॉर्मेशन देते हैं। शीट पे क्या दी जाती है बेटे, इंफॉर्मेशंस लिखी जाएंगी। चलो ये चीजें हमारे पास क्या होगी, एक हार्बेरियम की बात होगी, ठीक है। क्या क्या चीजें यूज की जाती हैं उसमें, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये कई बार पूछा है। अगर हम देखें तो एक नीट पीवाई की उसकी तरह ही काउंट करना। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो है, देखो यहाँ टेक्सोनोमिकल के अंदर सबसे पहला हमारे पास क्या आया है, हार्बेरियम है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ रहे हैं वो है क्या, तुम्हारा बॉटनिकल गार्डन। हार्बेरियम जो है वो तो एक बुक है, बट बॉटनिकल गार्डन एक चलता फिरता आपका पूरा लिविंग है। यहाँ नॉन लिविंग होंगी चीजें ऑलरेडी, क्योंकि मर चुके हैं, वो ड्राई हो चुके हैं। बट यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, बॉटनिकल गार्डन में लिविंग रेफरेंस रखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं इसमें वो होता है कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट फॉर द रेफरेंस। आपको रेफरेंस के लिए पूरा का पूरा क्या रखना होगा, प्लांट रखना होगा। अगला है प्लांट लेबल्ड विद द साइंटिफिक नेम एंड द फैमिली। जब प्लांट जहां पर भी तुमने रखा है वहां पर उसका क्या लिखना होगा, साइंटिफिक नाम लिखना होगा। क्या लिखना होगा बेटे, साइंटिफिक नेम, उसका लिखो साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली कौन सी है, ओके। एग्जाम्पल के लिए इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पर है, ध्यान से सुनना। इंडियन बॉटनिकल गार्डन प्रेजेंट है कोलकाता में। कहां पर प्रेजेंट है, कोलकाता, कैलकाटा याद रखना दीदी। कहां पर है, दीदी के घर, ओके। गार्डन कहां पर मिलेगा, दीदी के घर में। तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहां पर है, लखनऊ में, योगी जी। कहां पर मिलेगा, लखनऊ। तो नेशनल चीजें जो मिलेंगी वो योगी जी के यहाँ मिलेंगी। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता। कलकत्ता में, इंडिया में जो भी चीजें शुरू हुई हैं वो कहाँ से, कलकत्ता से। चाहे वो आपका ब्रिटिश हो, याद रखना, बॉटनिकल गार्डन ब्रिटिश कहाँ से शुरू हुआ है, कोलकाता से। नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है, नेशनलिटी कहाँ से शुरू हुई हमारे, लखनऊ से, यूपी, ओके। याद रखोगे बेसिकली कहाँ कहाँ है बॉटनिकल गार्डन्स। तो बॉटनिकल गार्डन्स दो हैं हमारे पास अभी। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में है, दूसरा है नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो लखनऊ में प्रेजेंट है, ओके। इस तरीके से हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाएंगी। अब आता है सर म्यूजियम्स कहाँ कहाँ पर है। म्यूजियम्स क्या होते हैं, ये भी एक किसके अंदर आया, एड्स के अंदर आ गया हमारे पास। एड कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा एड्स में कौन सी आएंगी, टैक्सोनॉमिकल एड में पहली आ जाएगी क्या तुम्हारे, हार्बेरियम। हार्बेरियम के बाद दूसरी आ जाएगी क्या आपके, बॉटनिकल, बॉटनिकल गार्डन्स, ओके। तीसरी जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है तुम्हारा, म्यूजियम। कौन सा है, म्यूजियम्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर जूलॉजिकल पार्क हो गए और ये सारी चीजें आ गई। चलो तीसरा के बाद चौथा ही हम बात कर लेते हैं, क्या है आपका, जू हो गया। जू भी किसमें इंक्लूड कर लेते हैं, हमारे एड्स में आ गए। चलो म्यूजियम्स क्या होते हैं, म्यूजियम्स आपने देखे होंगे बेसिकली क्या क्या प्रिजर्व किया जाता है, तो प्रिजर्व किए जाते हैं प्लांट्स भी। म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां प्लांट और एनिमल दोनों में भेदभाव नहीं होता, दोनों की ही डेड चीजें रखी जाती है, मरे हुए हैं तो दोनों के ही स्पेसिमेंस को क्या किया जाता है, रखा, प्रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पर म्यूजियम एक ऐसी जगह है, ना तो प्लांट्स के लिए स्पेशली है ना ही एनिमल्स के लिए, चलो दोनों जो भी मिल गया वो दोनों ही रखे जाएंगे, ओके। एनिमल्स प्रिजर्व इन अ जार्स, देखो एनिमल्स के लिए क्या बनाया गया है, जार बनाया गया भाई साहब स्पेशल, ओके। फॉर्मेलिन से, याद रखना, विद द प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। याद है ना किस, कौन सा सॉल्यूशन, फॉर्मेलिन में रखते हैं। फॉर्मेलिन याद है क्या होता है,
40% फॉर्मेल्डिहाइड, 40% फॉर्मेल्डिहाइड रखा जाता है इसमें, बोले तो SCHO के सॉल्यूशन में रखते हैं। ठीक है, हमारे पास जार में रख दिया, इसको प्रिजर्व कर दिया, मतलब प्लांट्स के लिए क्या कुछ स्पेशल नहीं रखा, एनिमल्स के लिए तुमने जार दिया। चलिए, स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स क्या रखे जाते हैं, एनिमल्स के स्केलेटन हो गए, चाहे वो आपका डायनासोर के स्केलेटन्स हो गए, जो भी आपके एनिमल्स क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनकी हड्डियां बची हुई हैं, उनके स्केलेटन्स को अच्छे से अरेंज करके, जो भी मिसिंग पीस हो सकता है या नहीं भी है, जितने भी उनके पास प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उनको क्या कर देंगे, वो रखेंगे शो पीस के लिए। ओके, इंसेक्ट पिंड और प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। देखो, एक शीट पर क्या करते हैं वो लोग, पिन लगाकर बेचारे, जैसे कोई भी चीज हो, आपका बटरफ्लाई हो गया, चाहे आपका हनी बीज हो गए, इन सबको ऐसे नहीं रख सकते, तो वो क्या करते हैं, या तो एक बॉक्स में रखते हैं, जो बॉक्स ऊपर से ट्रांसपेरेंट हो, आसपास से पूरा ब्लॉक्ड रहे, इस तरीके से पैक रहे, इस तरीके से उसको रखते हैं यहाँ पर, या फिर क्या कर सकते हैं, उनको पिन करके रख सकते हैं, उनको इसमें रखा और इसमें क्या रखा, एक शीट रखेंगे, पेपर शीट में यहाँ पिन लगाकर उनको चारों तरफ से ऐसे लटका के रख देंगे। ओके, स्पेशली कुछ इस तरीके से रखा जाता है। अब आता है सर जू का क्या होता है, जू कैसे काम करते हैं। तो ये जो जू की बात हो रही है वो ध्यान से देखना, इसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स को इस तरीके से रखते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में, जो पूरी तरीके से नेचुरल नहीं है, पर एक्चुअली तो है उसके हैबिटेट जैसा, जहां वो रह रहा था, जगह वैसे ही है, बट हमने बनाई है उसके लिए हैबिटेट्स, तो हम क्या बोलेंगे उसे, सेमी नेचुरल हैबिटेट रहता है उसका। घर जो है वो पूरी तरीके से नेचुरल नहीं, सीमेंटेड है और आसपास तुमने खुद क्रिएट किया है, जिसमें एक और सेमी नेचुरल ये थोड़ा सा हम क्या बोल सकते हैं, एनिमल्स को ऐसी जगह प्रोटेक्टेड किया जहां पर इंसान भी जाकर रेगुलरली देख सकते हैं, फॉर द ऑब्जर्वेशन, स्टडी एंड द अवेयरनेस। हम लोग एक्चुअली जू बनाए क्यों जाते हैं, बेसिकली किसी ने जो जानवर नहीं देखे वो ऑब्जर्व कर सकें, पहली चीज तो ऑब्जर्व कर सकें। ओके, दूसरी चीज जो है वो उनकी स्टडी कर सके कि अरे भाई ये एनिमल्स हो सकते हैं। तीसरे जो है वो अवेयरनेस फैलाने के लिए कि क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा टाइगर्स को बचाने हैं, या फिर जो एनिमल्स क्या होने हैं, विलुप्त होने की कगार पे, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे, उनके लिए भी स्टडी की जा सके। अब अच्छा, कुछ की पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, की पॉइंट्स क्या क्या है मेरे लिए, यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। ये जो हमने पूरे काम किया है, पहले तो हर इंसान को पता चल जाए कि तुम हर बार जंगल नहीं जा सकते चीजें देखने के लिए, तो तुम्हें चीजें देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्सोनोमिकल एड्स होनी चाहिए। कोई भी चीज, चाहे आप हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम या जू यूज कर सकते हो इन चीजों के लिए। ओके, बेस्ड ऑन द क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बोले तो कपलेट्स के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो हम बेस्ड किस पर होती हैं, ज्यादातर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं, ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे बेस्ड होते हैं। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी हमारे जो म्यूजियम ये सारी चीजें बनाई हैं वो किसके बेस्ड होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के। ओके, उनके कपलेट्स के बेसिस पर होते हैं। तो ईच स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू अ लीड। हर जो स्टेटमेंट हमारे पास है, जितने भी मैंने आप यहाँ पर बताई, हर एक स्टेटमेंट उनके लिए एक तरीके से एक लीड का काम करेगा। ओके, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सर हमारे पास प्लांट्स भी हैं, हमारे पास क्या है, एनिमल्स भी हैं। तो जितने भी प्लांट स्पीसीज होंगे, उन प्लांट स्पीसीज के लिए हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया है, प्लांट स्पीसीज के लिए हमने बोला है फ्लोराज। ओके, द बुक कंटेनिंग अकाउंट ऑफ एक्चुअल प्लांट स्पीसीज इन अ रीजन। किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन, मान लेते हैं ये क्या है, पूरा जंगल है, उसका एक ये रीजन है, उस रीजन में जो प्लांट स्पीसीज मिल रही हैं, उनके लिए हमने क्या किया है, उसकी एक पूरी स्टडी या फिर उसका पूरा एक डेटा रखा हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरा कहेंगे। एक स्पेसिफिक रीजन में मिलने वाले प्लांट स्पीसीज का डेटा हमारे लिए फ्लोरा हो गया। प्लांट स्पीसीज याद रखें। एक होता है एक मैनुअल। सर मैनुअल क्या होता है, यूजफुल बना, एक मैनुअल बना लिया हमने कि एक चार्ट टेबल बना लिया कि ये सर ये चीजें हैं। तो मैनुअल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीसीज इन द पर्टिकुलर एरिया।
पर्टिकुलर एरियाज मतलब आपको पता चल गया कि अगर आपको व्हाइट टाइगर्स देखने जाता है तो हम लोगों को पता है कि हर एक जगह अलग-अलग चीज़ों के नाम से जानी जाती है। आप सफारी में ही चले जाओ, सफारी में हर जगह हर एक एनिमल नहीं मिलने वाला। एक उसके लिए एक पर्टिकुलर एरियाज होता है, आप गाइड से पूछेंगे तो आपको बताएगा कि ये एरिया इनके लिए एलोकेटेड है। हर एक चीज़ है, चाहे वनतारा में देखें तो वनतारा का भी हमारा इसी तरीके से क्या है, पूरा एक-एक एरिया एलोकेटेड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूज़फुल आइडेंटिफिकेशन मैनुअल बना के रखते हैं कि सर इस एरिया में अगर हम जाएँगे, जंगल का एक एरिया बना दिया कि सर ये पूरा एरिया ज़्यादातर उनका यहाँ पाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि कहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो पॉसिबिलिटीज़ मतलब कहाँ पर ज़्यादा पाए जाने की कैपेसिटी है, वो मैनुअल्स में हम लिखते हैं कि क्या चीज़ें मिलेंगी। यूज़फुल फॉर आइडेंटिफिकेशन, आप पहचान सकते हो और ये वाला ये एनिमल्स है। पहला आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है और दूसरा होता है पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली स्पीशीज़ क्या है, तो उसका एरिया आइडेंटिफाई हो जाता है। तो ये मोनोग्राफ क्या होता है? सबसे चीज़ें आते हैं। मोनोग्राफ मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग अ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टैक्सॉन ओनली। सिंगल टैक्सॉन्स का मतलब होता है, टैक्सॉन वर्ड यूज़ करते हैं हम किसके लिए? स्पीशीज़ के लिए। ओके, टैक्सॉन मतलब कोई स्पीशीज़, स्पेशली टैक्सोनॉमी हम कर रहे हैं, स्पेसिफिक है हमारे लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टैक्सॉन वर्ड का यूज़ करेंगे। तो टैक्सॉन के मोनोग्राफ केवल याद रखना, मोनो का मतलब ही क्या होता है? वन, यानी कि ये लोग किसकी बात करेंगे? वन टैक्सॉन की बात करेंगे। जो भी हम टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, तो वन टैक्सो की बात है, टैक्सॉन की जहाँ बात हो रही होगी, वहाँ मोनोग्राफ आएगा। तो क्या मोनोग्राफ में क्या यूज़ किया जाता है? केवल एक का ग्राफ है। मोनो का मतलब ही वन है, तो याद रखना मोनो मतलब वन टैक्सॉन की स्टडी मोनोग्राफ हो गया। वन टैक्सॉन की स्टडी क्या हो गया? मोनोग्राफ हो गया। सर अभी जितने भी अपन ने स्पीशीज पढ़ी हैं उनका क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, बट हम उनका नाम कैसे देंगे? तो नोमेनक्लेचर से सब स्टार्ट करना। सबसे पहले देखो, नोमेनक्लेचर जब भी स्टार्ट करते हैं, सर नोमेनक्लेचर में क्या बातें होती हैं? तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले तो सर क्यों नाम दूं मैं? मेरे पास है ना ऑलरेडी हमारे स्पीशीज के नाम? नहीं भाई, उसके लोकल नेम क्या कर सकता है? कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तुम कुत्ता ही बोलते हो, कहीं पर डॉगी बोल देते हैं, कहीं पर पप्पी बोल सकते हैं। एक ही चीज के कितने नाम हुए? हम कुत्ता बोल देते हो प्रॉब्लम, उनका कुत्ता कुत्ता, उनका हमारा कुत्ता टॉमी। ओके, ये कंफ्यूजन बहुत है यार। एक ही कॉमन नेम के एक ही नाम जो है वो हर एरिया के वाइज, हमारे यहाँ तो वैसे भी लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी है, इतनी सारी लैंग्वेज है, हर एक स्टेट में पहुंचूंगा वहां पर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते इसका। अरे ये तो ये वाला रहते हैं, अरे सब्जियों में प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, तो हम एक सब्जी के इन दालों में नाम नहीं बदल सकते। तो इस वजह से कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया है कि एक ऐसा नाम रखा जाए जो क्या हो, सबको इजीली समझ में इसी लेना, सबके लिए एक जैसा हो, कॉमनली पहचान आइडेंटिफाई किया। इससे क्या हो सकता है, अगर एक ही स्पीशीज के बहुत सारे, एक ही स्पीशीज के मल्टीपल नेम्स होंगे तो कंफ्यूजन इतना क्रिएट होगा, इतनी सारी स्पीशीज आई कहां से, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो लोकल नेम जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लोकल नेम क्या क्रिएट करेगा? कंफ्यूजन। तो इसलिए हमने साइंटिफिक नेम सॉल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक नेम से इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है शुरुआत किया। तो याद करो, टैक्सोनॉमी जिसने शुरू की होगी उसी से पूछ लेते हैं कि भाई नाम भी बता ही दे, तूने ये टैक्सोनॉमी स्टार्ट किया, तूने ये सिस्टमा दिया, सिस्टमा नेचुरी वाली बुक्स में उठा दिया, तो कोई कॉन्सेप्ट बता दे। तो याद रखना, कार्लोस लिनियस भाई साहब जो थे, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरी, उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। दो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब सीख ले मेरे भाई। बाय का मतलब ही क्या होता है? बाय का मतलब ही दो होता है। बाय का मतलब दो, यहाँ पर यहाँ कि दो वर्डों का नाम होगा। कैरोलस लीनियस ने क्या कहा कि नाम जो होगा वो दो वर्ड्स का होगा। कैसे, कौन कौन सा वर्ड? एक है जीनस और दूसरा स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम्स। हर एक ऑर्गेनिजम्स के नाम में दो वर्ड्स यूज होंगे। कितने वर्ड्स यूज होंगे? दो। पहला होता है उसके जेनेरिक नेम, जीनस का नाम। किसका नाम? जीनस का नाम, जो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? कैपिटल लेटर से। दूसरा होता है उसका एपिथीट। एपिथीट बोले तो स्पीसीज, स्पीसीज मतलब एपिथीट, इसी का नाम है भाई साहब। ओके, टैक्सोन में हम देखें तो दो ही चीजें हैं, जीनस और स्पीसीज। एपिथीट कहीं पर भी यूज करूं तो समझ जाना कि स्पीसीज ही बात कर रहा है वो। ये कहां से शुरू होगा? स्मॉल लेटर से। कैपिटल लेटर से कौन हो जाए? जीनस। जीनस से शुरू करना है तो पहला वर्ड तो कैपिटल होगा, बाकी सारी चीजें कंटिन्यू में कैसे चलेंगी? स्मॉल लेटर में ही चलेगा। सर यहाँ नेम किसका लिखा? प्लांट का नेम लिखूंगा तो अलग कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एनिमल्स के नाम लिखने जाऊंगा तो अलग ऑर्गेनाइजेशन के। तो रूल्स के लिए हमने सबसे पहले बनाया ICBN। ओके, इंटरनेशनल चीजें हैं हमारे लिए। एक है क्या है? बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ओके, दूसरा है क्या? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
ओके, सिंपल सा है। एक क्या है बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, दूसरा क्या है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, नेम्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले या तो लेटिनाइज रखो, लेटन लैंग्वेज में यूज करो, और थोड़ा सा ऐसा आड़े में लिखना पड़ेगा। देखो ऐसे सीधा नहीं लिख सकते कि ये हो गया होमो, नहीं भाई, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, होमो सैपियंस। ओके, चलो मेरे को तो नाम ही है। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरा नाम लिख सकते हैं, होमो सैपियंस। चलिए इधर देख लो पहले, कैसे लिखना है, इटैलिक लिखना होगा, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं मुड़ा हुआ तो क्या करेंगे, अगर तो इससे मुड़ा हुआ नहीं लिखा जा रहा है तो एक काम कर, उसको अंडरलाइन कर दे। क्या कर दे? हैंड रिटन के लिए अंडरलाइन करना होता है। हैंड रिटन जब भी होगा तो कैसा होगा, अंडरलाइन। और सेकंड जो जीनस होता है, इसके नाम में जीनस है तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर कैसा, कैपिटल। स्पीसीज का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल का। दो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैपिटल स्मॉल, शुरू कैपिटल से होगा पर खत्म सब रहे एक ही कैपिटल है, बाकी सारे तो स्मॉल है। इंग्लिश की लैंग्वेज का स्टार्ट करो, बस एग्जाम्पल देख ले। अभी हमने पढ़ा इंसानों का नाम क्या होता है, ये रहा उसका जीनस, ये रही स्पीसीज होमो सैपियंस। फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल। दूसरा देख लो स्मॉल, ये सारी चीज स्मॉल चल रही, केवल यही कैपिटल। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो क्या हो गया, जीनस। ये क्या हो गया, स्पीसीज। ओके, स्पीसीज। ये देख पहला कैपिटल हो गया ना, सारी चीजें क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, फटाफट जितना भी हमने लेक्चर्स क्रिएट किया सबके क्वेश्चन ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या मेगा क्वेश्चन में, सारे लिविंग क्वेश्चन के मैं 10-15 क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, फटाफट करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या ग्रोथ थी, मेटाबॉलिज्म था, सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, कॉन्शियसनेस है? कौन सा नहीं है सर, मेटाबॉलिज्म था, सेलुलर भी था, कॉन्शियसनेस ये सबसे ट्रू था। ये दोनों जो थे वो थोड़े कंफ्यूजिंग थे। बचा क्या, ग्रोथ कंफ्यूजिंग था कि नहीं, क्योंकि एक्सटेंसिव ग्रोथ करते हैं कौन, नॉन लिविंग थिंग्स। ये हो गया तेरा। चलिए देखो, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई क्यों नहीं कर सकते, हाँ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन जो लिविंग थिंग्स थे वो कई बार क्या हो सकते हैं, इनकेपेबल हो सकते हैं रिप्रोडक्शन करने में। तो सम लिविंग, और क्या लिखा है, ऑल लिविंग रिप्रोड्यूस नॉट पॉसिबल, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, इट इज रिप्रेजेंट इन प्लांट ओनली, इट इज प्रेजेंट, क्या इट इज प्रेजेंट प्लांट ओनली बोल रहा है, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल्स ओनली। तो भाई साहब केवल प्लांट्स में नहीं होता, केवल एनिमल्स में ही नहीं होता, ऑल लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रहा ना, जैसे म्यूल हो गया, सलमान हो गया, सॉरी भाई के पास नहीं जाना। इन सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिम्स विथ, क्या बोल रहा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन किसका सिनोनिम्स होता है? हमने बात की थी रिप्रोडक्शन भी वही है, वही रिप्रोडक्शन, वही उनके लिए ग्रोथ। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक है। तो सर ग्रोथ आ गया, मेटाबॉलिक कॉन्शियसनेस ये तो गया भाड़ में। ओके, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहाँ होगा, एक ही तो यूनिसेलुलर है। क्या यार क्वेश्चन भी क्या डालते हैं, म्यूल इज अ कंसीडर्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज, अरे रिप्रोडक्शन तो कर नहीं पा रहा बेचारा, कैसे, शो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड कॉन्शियसनेस, शो ग्रोथ एंड एक्सटर्नली इट इज हाइब्रिड कंसीडर्स एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा मेटाबॉलिज्म भी शो कर रहा है, कॉन्शियसनेस भी, रिप्रोडक्शन भी नहीं है, ग्रोथ एक्सटर्नली तो कर ही नहीं रहा, वो इंटरनली भी कर रहा है। तो बचा कौन सा, ये रहा हमारा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी है और कॉन्शियसनेस भी तो होती है गधे में, अरे सॉरी गधे क्यों बोला, म्यूल बोला है तो उसी का बच्चा। चल, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या? चलो देखते हैं। इट अकर्स ओनली इन एनिमल्स, ओके मेटाबॉलिज्म होते तो एनिमल्स में, इट अकर्स इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, अरे कहां से है, इट अकर्स इनसाइड ऑफ सेल, लिविंग आउटसाइड लैबोरेटरीज में कर सकते हैं हम। इट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी ओनली, नहीं अंदर तो होती है, आउटसाइड भी कर सकते हैं। बचा कौन सा, इट अकर्स ओनली इन एनिमल्स, इट अकर्स इन बोथ एनिमल एंड नॉन लिविंग, ये भी नहीं हो सकता, इट अकर्स इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ओके ये एनिमल्स में ही होती है बट डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती है किसमें, लेबोरेटरीज में। ओके ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट। हमारे पास छठा क्वेश्चन देख क्या लिखा है, विच प्रॉपर्टी इज यूनिक फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्रिस्टलाइजेशन।
कॉन्शियसनेस, मूवमेंट एंड ग्रोथ। सर क्रिस्टलाइजेशन कहाँ से एनिमल्स का, लिविंग ऑर्गेनिम्स का कर सकते हैं? कर सकते हो चाहे तो। किसकी बात हो रही है? वायरस के लिए। वायरस के क्रिस्टल्स बन सकते थे। कॉन्शियसनेस, बहुत इंसान सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। क्या होता है? मूवमेंट एंड ग्रोथ। विच यूनिक प्रॉपर्टी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा यूनिक तो यही थी। कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा यही थी। ओके, प्लांट रिस्पॉन्ड टू द लाइट। अच्छा, लाइट के लिए बेटा, लाइट के लिए बताया था। फोटोट्रॉपिज्म और फोटोपैरियोटिज्म, तो दोनों ही इंक्लूड होंगे। नन ऑफ दिस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि फोटो फोटो दोनों में ही है। फोटो मतलब लाइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द सेल्फ कॉन्शियसनेस? ओके, प्लांट नहीं करते हैं, एनिमल्स नहीं करते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं, पर सेल्फ कॉन्शियस केवल एक ही है, वो है तू। अरे सर मैं इंसान हूँ क्या? नहीं, घर वाले जानवर बोलते हैं तुझे। विच प्रॉपर्टीज मेक ह्यूमंस द मोस्ट इवॉल्व ऑर्गेनिज्म? अच्छा, तू सबसे ज्यादा डेवलप्ड इन ऑर्गेनिज्म से, क्यों? क्योंकि तू रिप्रोडक्शन वो तो सब करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस, हाँ ये मान सकते हैं। ग्रोथ तो सब में हो रही, सेलुलर सबके पास है। बचा कौन सा? सेल्फ कॉन्शियसनेस। विच इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ लिविंग बीइंग? ग्रोथ, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली, क्रिस्टलाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। सर ग्रोथ करता है, रिस्पॉन्ड देता है, हाँ कई बार बैठा रहता नहीं देता है, मेटाबॉलिज्म देता है, क्रिस्टलाइजेशन। सर कैसे क्रिस्टल बनाऊंगा? लिविंग है तो वो क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग हो जाएगा। केवल हमारे पास वायरस जैसा था जो कैसा था? क्रिस्टलाइजेशन था, बट वो ना तो लिविंग में रख रहे हैं ना नॉन लिविंग में। उसको हम क्या मानते हैं? दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। ओके, द टोटल नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ। सर यह भी तो बात की थी, 1.7 से लेकर 1.8, इतने फार हमने बात कर ली है। ओके, द टर्म सिस्टमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सर एक बुक थी सिस्टम नेचुरी, जिसके अंदर आया था, जो थी किसने थी? कैरोलस लीनियस। एरिस्टोटल नहीं था, डार्विन नहीं था, ये विटेकर कहां से आ गया? अब बचा क्या? कैरोलस लीनियस। द बुक सिस्टमा नेचुरी किसने लिखी? सर अभी पढ़े हैं, लट गया हमें, कैरोलस लीनियस। द सिस्टमिक इज द टर्म सेंस इंक्लूड। अच्छा, सिस्टमिक्स में क्या क्या इंक्लूड है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। सर सिस्टमिक्स की बात हो रही है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर वो तो किसका पार्ट है? वो तो टेक्सोनॉमी का पार्ट है। टेक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनी, सर फाइलोजेनी तो था एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एवोल्यूशन की बात हो रही थी, यानी कि बी हमारा पक्का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अ सिस्टमिक्स? हमने सिस्टमिक्स में क्या इंक्लूड नहीं किया है? सर क्लासिफिकेशन, सिस्टमिक्स की बात हो रही है भाई। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन, फोटोसिंथेसिस। सर क्लासिफाई था, एवोल्यूशन था, आइडेंटिफिकेशन था। सर फोटोसिंथेसिस कहां से आ गया? ये तो केवल प्लांट्स में होता है, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ओके, समझ में आया बेटा। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। जिस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस तुमने पढ़े हैं, इस तरीके से हमने सारे तुम्हारे टॉपिक्स कवर कर लिया। अब आता है ये फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हमारा यहाँ होता है, और इस चैप्टर के जो भी वन लाइनर्स से जो भी पूछे जा सकते हैं मैंने सब कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, पूरे कंप्लीट करके रखना। और नेक्स्ट अपलोड होता है जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड करता हूँ, फटाफट उस चैप्टर्स पे आ जाना। इस तरीके से हम रोज कम से कम 2 से 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, और आने वाले 10 दिन में हमारा पूरा 11th और 12th कवर हो चुका होगा। ओके, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो चैनल फटाफट, जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो री नीट के लिए तैयार कर रहे हैं। 21 तारीख को हमें परफेक्टली वन लाइनर्स लेकर जाना है, और टेंशन नहीं लेना, परफेक्टली हम कवर कर लेंगे। एक एक लाइन कवर कर लेंगे, ऐसा चलते फिरते बस तू वीडियोस चलाते फिर, इजीली मैं कवर करा दूंगा। यहाँ सुनते रहे इजीली, तेरा कोई 11th का टॉपिक नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुझे याद हो चुकी होगी। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।